स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ के सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्टडी IQ इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको 8 सबसे बड़े सबसे सिग्निफिकेंट ऑप्शनल्स देखने मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स शेखर चौधरी जी, जो खुद एक सिविल सेवक, एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, सरकार में काम कर चुके हैं और अब अपनी जिम्मेदारी को नए तरीके से निभा रहे हैं, आप सबको पढ़ाकर, आप सबको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करके और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, गाइड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले बैचेस के अंदर जो स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं शेखर चौधरी सर का हमारे इस सेशन में, जहां पे शेखर सर हमें बताएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के बारे में। सर, सब्जेक्ट पे जाने से पहले आपके बारे में बात करते हैं। आप एक ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्वेंट थे, अपना तजुर्बा बताइए और क्यों आपने सिविल सेवा छोड़ना चाहा। सबसे पहले को सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। और मैं भी कुछ सालों पहले तक स्टूडेंट ही था और अभी भी हूँ, क्योंकि मैं अभी भी PhD पढ़ रहा हूँ, PhD के अपने कोर्स में। साथ में जो आपने कहा कि मैं एज अ ब्यूरोक्रेसी में था और फिर पढ़ाई की तरफ आना, तो एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता ही रहता है। ब्यूरोक्रेसी में भी हम बहुत सारी चीज़ें जाके सीखते हैं और ब्यूरोक्रेसी का अनुभव जो था वो प्रैक्टिकल अनुभव था और वहाँ पर जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। पर जो एक्शन फील्ड का नॉलेज और अगर हमारे पास जो थियोरेटिकल बेस है, उससे जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर भी उभर के आते हैं। कमिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी टू टीचिंग, सर मेरा पहले से ही जो नेचर है बहुत सारे बुक्स में, पोएम राइटिंग्स में रहा और मैंने तरह तरीके के, जिसे मैं कहूँगा घाट घाट का पानी पी लिया। सो आई वॉज फैशन रिटेल मर्चेंडाइजर इन माई फर्स्ट जॉब। निफ्ट से मैंने मास्टर्स किया था। सो आई वॉज अ फैशन गाय इन मुंबई। तो पुलिस फैमिली से आने के कारण फादर पुलिस में रहे, बचपन से एक माहौल था तो ट्राई करना था, तो लगातार मेंस दे रहा था। उसी में UPPSC का एग्ज़ाम निकला 2015 में जी। फिर तहसीलदार के पद पे नौकरी मिली मजिस्ट्रेट के रूप में, वहाँ भी काम करने में मज़ा आया जी। पर साथ में लगातार साथ में पढ़ाई चलती रही, तो अभी भी मैं तीसरी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ और PhD भी चल रही है। यस, थर्ड मास्टर्स। यस, दैट इज सर, देख तो फैशन सेंस तो आपका है ही सर, आई अप्रिशिएट दैट, बट थर्ड मास्टर्स और उसके बाद PhD भी करना सर, दैट इज अमेजिंग। आप ये बताइए कि आप जब एक सिविल सेवक थे, एक सिविल सर्वेंट थे, अपने तजुर्बे से कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा मुकाम है जहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पे जनता को सर्व कर सकते हो, बट कुछ चैलेंजेस भी होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, तो चैलेंजेस तो ये हैं कि सर अगर सिविल सर्विसेज को देखा जाए तो मुख्यतः द पीपल वी आर सर्विंग आर इन रूरल एरियाज, यस राइट, एंड ओवर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग है डेफिनेटली। ऑफिसर्स के लिए तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो लोग कम्यूटेशन अपनी गाड़ियों से कर सकते हैं जी, पर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तहसील परिसर हैं या थाना परिसर हैं या ब्लॉक के परिसर हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां पर जब आप जाते ही देखते हैं तो एक आपको डिफरेंट पिक्चर ऑफ आइडिया आता है कि भारत और इंडिया में बहुत अंतर है। सही बात है, एक चीज ये। दूसरा सर, जो अवेयरनेस है लोगों में वो बहुत कम है, या जिसे मैं कहूँ अभी भी एक सेंस ऑफ फियर है जो पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है, बट डेफिनेटली एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है लोगों में और वो इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन को एक्सट्रैक्टिव बॉडी की तरह देखते हैं रादर देन इनेबलिंग बॉडी। सही बात है, ये भी एक समस्या है। सही बात है। और सर एकेडमिया में और फील्ड में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर जो चीजें हो रही हैं वो बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, या फिर मैं कहूँ इवन जो यूनिवर्सिटीज में या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वहां भी जो नए चैलेंजेस आते हैं वो थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं सर, अब जैसे चेंज हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल ग्रामीण परिसरों में रहने वाले लोगों की संपत्तियों के ऊपर बहुत विवाद थे, तहसील में आते थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में कोई नक्शा नहीं होता। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे स्वामित्व स्कीम आई है जी, उससे ड्रोन से मैपिंग हो रही है, अब ये बहुत बड़ी समस्या जो लिटिगेशन के रूप में जाती थी कम हो रही है। सो मेरे ख्याल से सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है पब्लिक को, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग है, तहसील दिवस, थाना दिवस, ब्लॉक दिवस, पंचायत दिवस, ये और करने की आवश्यकता है।
सर बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के, और आपने जैसे हमें चैलेंजेस के साथ अवगत कराया कि क्या क्या चुनौतियां ग्राउंड लेवल पे होती हैं। आज भी 2/3 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, और शहरों में तो लोग कर लेते हैं मैनेज, कैसे भी ई गवर्नेंस काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, बट गांव के इलाकों में रूरल एरियाज़ में कैसे मैनेज करें वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग है क्या? सर डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि और एक मिथ है लोगों के मन में कि इससे रैंक नहीं आ सकती, टॉप रैंक नहीं आ सकती, क्या वो मिथ सही है, ये गलत ही है? सर मिथ तो अपने आप ही मिथ ही होता है, तो मिथ ही राइट, है। इट गोज इट विद इट्स वर्ड ओनली, डेफिनेशन ओनली। और ऐसा नहीं है, जैसे 2019 के टॉपर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 प्रदीप सिंह जी, उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ओह यस 2019, 20, 21 यहाँ तक कि 22 में भी लगातार लोग 300 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं और टॉप रैंकर्स हैं। बहुत सारे जो स्कोरर्स हैं उन्होंने 330 प्लस स्कोर किया है। जैसे अभी हम क्योंकि जिस राज्य में बैठे हैं यहीं पर अंकिता चौधरी जी एसडीएम थी थोड़े दिन पहले तक, उनके 330 मार्क्स के करीब थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, सो आई बिलीव अ मिथ इज अ मिथ। ये बात सही कही सर आपने, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जैसे बता रहे हैं कि स्कोर 300 330 आपकी मेहनत के ऊपर होता है। यस सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी अगर है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो। यस सर जीएस में क्या इसका एप्लीकेशन होता है? जीएस में कोई बेनिफिट होगा? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और रादर मैं तो कहूँगा कि स्पिल ओवर शायद किसी और सब्जेक्ट का इतना है ही नहीं। जैसे GS2 है या GS3 है, साथ में एथिक्स का पेपर है। तो आप तो सर खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और एथिक्स भी पढ़ाते हैं। जी जी। सो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पूरा बजटरी प्रोसेस, कितने टाइप के बजट होते हैं, कैसे मिनिस्ट्री के फील्ड लेवल से शुरू होता है बजट का कार्य, और इसके साथ साथ एलोकेशंस, क्या बजट केवल एक इकोनॉमिक प्रोसेस है या सोशो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी उसका कोई योगदान है या नहीं, स्टेबिलिटी में, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। साथ में देखिए जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारा सिलेबस का एक अंग है, वी स्टडी दैट राइट इन पेपर 3। इंटरनल सिक्योरिटी है तो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो जो 1950 से अभी तक का, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, नीति आयोग हो, ये एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटी और गवर्नेंस में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, देन 73rd 74th अमेंडमेंट, rural or urban administration. So in total, I think it has a big impact spillover to GS2, GS3 and ethics paper. ओके, तो GS2, 3 एंड एथिक्स के लिए आपने बताया, तो दिस इज 70% ऑफ द लाइक 3 पेपर्स आउट ऑफ 4 GS पेपर्स, तो बहुत बड़ी बात है। 75% कवरेज अगर हो जा रही है, तो अब आप जब बता रहे हैं कि इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और आपको आगे जाके करना ही यही है, पंचायत में काम करोगे, म्यूनसिपैलिटीज में काम करोगे, आपको बजट्स में अपना योगदान देना है, तो ये तो अच्छा है कि आप पहले से इन चीज़ों के बारे में जान के आगे प्रशासन में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, जिससे आपके सिलेक्शन के बाद भी आपको ऐसा ना लगे कि कुछ अलग कर रहे हो, जी पहले से ही पता होगी रियलिटी और बेहतर कर पाओगे। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आंसर राइटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि हम जीएस में गुड गवर्नेंस या सिटीजन चार्टर पढ़ते हैं, सो एक जर्नलिस्ट अप्रोच होती है, पर जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पढ़ते हैं, सो वी हैव टू ड्राइव दी काउंटर्स फ्रॉम दी थ्योरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, सो हमें थ्योरीज में है कि जैसे लिंसेस लाइकर्ट हैं, उनकी है कि मैनेजमेंट 1 2 3 4 स्टाइल, पीपल पार्टिसिपेशन, तो वहां से हमें ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम आंसर राइटिंग को अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे। आप इसके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें आंसर राइटिंग की हेल्प करते हैं? यस सर, मैं तो क्वेश्चन लिख के और डायरेक्ट लाइव आंसर लिखता हूँ, साथ में बच्चों से साथ डिस्कशन भी होता है। दे ऑल्सो सेंड मी देयर कॉपीज, वी करेक्ट देम, और अभी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है। सो इनिशियल फेज से हाउ टू टेक द थिंग्स एंड हाउ टू गो अबाउट फ्रॉम द बेसिक्स, वी डू दैट इन क्लास। तो ये लाइव क्लासेस के साथ साथ होता है इस बैच में? यस सर, लाइव क्लासेस होते हैं, और हम मोस्टली सैटरडेज को डिस्कस करते हैं, 3-4 आंसर लिखते हैं और होमवर्क के रूप में भी देखते हैं, फिर बच्चे हमें पर्सनली भी सेंड करते हैं, और अभी तो क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है,
तो वो टेस्ट सीरीज के रूप में चेक होने जा रहा है। कोई स्टूडेंट अभी अगर जॉब में है या कॉलेज जा रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग्स अगर चाहिए हो तो आप अवेलेबल कराते हैं लाइव क्लासेस की? यस सर, वो तो हमारे जो भी बैच में बच्चे इनरोल होते हैं उनको बकायदा ऐप पे सारा का सारा मटेरियल, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे क्रक्स हो, पीपीटीज हो और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड रिटन नोट्स सर? इन हैंड रिटन नोट्स स्कॉलर राइट्स व्हाटएवर एग्जांपल टीचर इज कोटिंग, क्योंकि मेनी अ टाइम्स आई कोट लॉट ऑफ एग्जांपल्स। Okay. जैसे मैंने अपने अनुभव से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया दैट in itself police and administration can help in lowering the judicial burden। कैसे? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं तो कोर्ट में जाने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू, कम्युनिटी अप्रोच के थ्रू सुलझा लेता है। अच्छा, यस, जैसे दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, लेट अस सपोज लैंड को लेके, सो उसको जरूरी नहीं है वो लिटिगेशन स्तर तक जाए। प्रशासन जाके रेवेन्यू के अधिकारी, लेखपाल और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानून को जाके उन चीजों को सुलझा लेते हैं। सो दिस इज इफ जैसे एग्जीक्यूट करने की पावर अगर सही आए या प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो अपने आप में लेसनिंग द बर्डन ऑन अदर इंस्टीट्यूशन। सो ऐसे अगर एग्जांपल्स आ रहे हैं तो वो हम कोट करते हैं हैंड रिटन में। साथ में हैंड रिटन नोट्स में क्योंकि एक फ्लो है लेक्चर का और वो हैंड रिटन ही है, सो यू गॉट टू हैव अ बेटर पिक्चर। साथ में उसमें कॉलम्स रहते हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि सर बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। लेट अस सपोज मैं डेवलपमेंट को पढ़ा रहा हूँ और कोई कल या परसों की रिपोर्ट आई, तो वहां पर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि इंडिया का रीसेंट रैंक ये आया है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ एडिशन हुआ है, सो उसका ये फायदा होता है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टर्म से वाकिफ हूँ, कलेक्टर क्या होता है और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी पोस्ट होती है, इन तीनों में फर्क क्या है सर? जी, सो सर पोस्ट एक ही है। हाँ जी। और मजिस्ट्रेसी जो पावर है जी, वो ड्राइव होती है सीआरपीसी से। ओके। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहां पर, क्योंकि अभी हम पढ़ने के हिसाब से ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी या फिर पुलिस ब्यूरोक्रेसी अलग है, पर एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड ऑन द ग्राउंड। जैसे कि आप कोई एक काम करने जा रहे हैं, अवैध घर बना हुआ है, उसको आपको बुलडोजर से हटाना है, यू नीड पुलिस ओवर देयर, यू नीड पंचायत का व्यक्ति ओवर देयर, वो बताएगा कि नक्शा सही है नहीं सही है। यू ऑल्सो नीड एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि अब आपको, या आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं सर, जो कुछ अपराधी हैं उनके घर ढहा दिए जाते हैं, राइट? सो दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर। सो इट कम्स फ्रॉम सीआरपीसी। सीआरपीसी में डीएम से लेके और नायब तहसीलदार तक को, और साथ में अगर स्टेट चाहे तो इवन बीडीओ को और लोगों को भी ये पावर दे सकती है। तो magistrate is one who drives the power. Now coming on to collector. Collector is one who collects the revenue. So DM is a collector according to revenue code. Okay. और उनके नीचे बहुत सारे उनको असिस्ट करते हैं कलेक्टर्स। Okay. तो ADM भी असिस्टेंट कलेक्टर हुए, SDM भी असिस्टेंट कलेक्टर हुए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी असिस्टेंट कलेक्टर हुए। तो बस नाम मात्र का फर्क है। हाँ, नाम का फर्क है और एक जैसे रूप का फर्क है। ओके, यस यस, ठीक है सर। आप क्या इनोवेटिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी टीचिंग में ताकि बच्चों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से समझ आए? आपके हैंड रिटन नोट्स का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया कि लाइव क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे उस टाइम पे कॉपी काली करने में लगे रहते हैं कि मैं ये भी लिख लूँ, मैं वो भी लिख लूँ, और टीचर कह क्या रहा है वो सुन नहीं पाते। यस। तो आप हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दोगे तो वो उनको उस टाइम पे क्लास में फोकस करने का मौका होगा। यस। उनका कुछ छूटेगा नहीं। यस। और फिर वो डायग्राम्स अच्छे उन्हें मिल जाते हैं, बेटर क्वालिटी के। बट आपके जो टीचिंग पेडागोजी है उसमें क्या इनोवेटिव मेथड यूज होते हैं सर? सर एक तो मेरे साथ दो पॉजिटिव चीज वो मैं पाता हूँ अब पढ़ाने में। एक तो कार्य का अनुभव है ऑन द ग्राउंड जी, तो उससे बहुत क्लैरिटी आई है। क्योंकि मैं खुद जैसे मेला अधिकारी बन के गया, तो जब हम पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो उसको मैं ब्रॉडली बहुत ही व्यापक स्तर पे देख पाता हूँ। दूसरा सर, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मुझे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स जो जर्नली नॉर्मल कंडीशंस में व्यक्ति नहीं एक्सेस कर पाता है, उनको एक्सेस करना आया। जैसे जो टेस्ट सीरीज बन रही है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करूं और वहां से निकालूं, एंड दे आर इनोवेटिव, यू वोंट फाइंड देम एनीवेयर इन द मार्केट। सो लेटेस्ट ऑन द कटिंग एज क्या चल रहा है हमारे प्रशासन में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। ये कहना ज्यादा
सही ही होगा कि ये सबसे ज्यादा डायनेमिक, हर दिन बदल रहा है हर दिन बदल रहा है जी। सो ये दो चीजें हैं, एक तो रिसर्च के थ्रू नए क्वेश्चंस लाना, साथ में जो ग्राउंड पे काम किया है उसको इनकॉर्पोरेट करना एग्जाम्पल से। तो और साथ में जैसे जो अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूं अपनी तहसील स्तर पे, तो अगर कोई भी स्कीम मैं सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, सो मैंने ऐसा भी किया है कि वहां पर जो मेरे और सहयोगी थे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके लेक्चर में उनको बुला के लाया हूं कि आप ये बताइए ये स्कीम कैसे लागू हो रही है। उससे सब बहुत क्लैरिटी आती है और चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इट बिकम्स वेरी ऑर्गेनिक। सर आईएएस और आईपीएस में कौन ज्यादा पावरफुल है? बेसिकली आईएएस वर्सेस आईपीएस, किसके पास ज्यादा पावर है? सर जब मैं तैयारी कर रहा था, तो जब आप भी तैयारी कर रहे थे, तो शंघाई मूवी आई थी एक जिसमें अभय देओल हैं। अभय देओल थे। वहां पर जो उनका कैरेक्टर है वो मेरे हिसाब से, मूवीज के हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी के बहुत रियल है, बहुत नजदीक है जी। वहीं पर आईपीएस और आईएएस अधिकारी के बीच में एक फ्यूड भी दिखाया गया है और सहयोग भी है। सो आईपीएस और आईएएस अधिकारी दोनों एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना उनका गाड़ी आगे नहीं चल सकती, तो धुरे के दो पहिए हैं, दे आर व्हील्स। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो पुलिस एक्ट है उसमें ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी डीएम साहब की है, पर उनको सहयोग करने के लिए आईपीएस ऑफिसर वहां पर हैं। सो इक्वल है, परंतु हम ये देखते हैं कि आईपीएस ऑफिसर जनरली आईएएस ऑफिसर को सैल्यूट करते ही हैं, क्योंकि उनका एक तरीके से सुपरविजन है। पर अगर आपको कोई डेवलपमेंटल काम करना है, लेट अस सपोज आपको जमीन का अधिग्रहण करना है, लैंड एक्विजिशन करना है, कोई भी इशू है, सो डीएम साहब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को बिना पुलिस की सुरक्षा के नहीं ले जाएंगे। सो इसलिए दोनों सहयोगी हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। बट सर कमिश्नर सिस्टम जहां जहां है वहां पे तो कुछ अलग व्यवस्था होती होगी? जी सर, एक कमिश्नरेट सिस्टम में यह है कि बहुत सारी जो मजिस्ट्रेसी पावर्स हैं वो पुलिस के पास आ गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर शहरों में वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था है, सो पुलिस के पास अपने पास ये पावर नहीं होती, वो डीएम से आती है और उसको घोषणा, एक नोट निकाला जाता है, अब ये पुलिस के पास आ जाती है कमिश्नरेट सिस्टम में। जैसे गुड़गांव में कमिश्नरेट सिस्टम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गाजियाबाद में, नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम आ गया है वेरी रिसेंटली, 1-2 साल पहले से जी। और भी जगह आ रहा है, तो 70 से ज्यादा ऐसे शहर हैं वहां पर पुलिस को मजिस्ट्रेसी पावर आ जाती है। वहां की रैंक्स भी अलग हो जाती हैं। आप देखेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डीएसपी ऐसे रहता है। सो ओवरऑल पुलिस को एग्जीक्यूशन की पावर, ये आने से पुलिस ज्यादा, क्योंकि शहरों में वीआईपी मूवमेंट ज्यादा है, अपराध के तरीके बहुत अलग हैं छोटे शहरों की अपेक्षा, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, या मूवमेंट बहुत ही फास्ट करना है, या धारा 144 लगानी है, लाठी चार्ज करनी है, कई बार गोली भी चलाने की नियम बता जाती है, पुलिस के पास वो पावर निहित हो जाती है। नाउ दे आर मोर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस। सर पुलिस अंग्रेजों के टाइम से हमारा इंडियन पुलिसिंग सिस्टम चल रहा है, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे प्रकाश जी हो, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, सबने पॉइंट आउट किया कि पुलिस में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं। कैसे सॉल्व करें सर इन प्रॉब्लम्स को? सर अनफॉर्चुनेटली भारत में वैसे तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आए हैं, पर हमारे अगर इन टोटल एज ए एकेडमिक देखा जाए तो पीस मील रिफॉर्म्स ही हुए हैं। जब तक पुलिस आपकी एक स्टेट पुलिस से पीपल पुलिस के बीच का सफर तय करके लोगों के नजदीक नहीं आएगी, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। परंतु क्योंकि पॉलिटिकल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से अब जो समय है वो ये है कि पब्लिक डिस्कोर्स में चीजें ज्यादा आए, नैरेटिव बने, ताकि सरकारों पे दबाव आए। नहीं तो रिपोर्ट सर जूलियन रिबेरो कमीशन है, या मलीमात कमीशन है, या फिर आपके प्रकाश सिंह जी के, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वो तो है ही, पर एक्चुअल में कितनी लागू होती हैं यही अंतर है, और वो जनता के दबाव के बिना नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे पुलिस में टेक्नोलॉजी काफी आ रही है, या एक पूरे नेशन के लिए 112 की सुविधा है, या विद इन थानों में अब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग सेल खोले जा रहे हैं, तो ये भी रिफॉर्म्स हैं। बट दे आर स्मॉल स्टेप, बिगर स्टेप ओनली व्हेन द पुलिस विड बी आउट ऑफ क्लचेज ऑफ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि वहां इंटरफेरेंस भी बहुत होता है, काम नहीं करने दिया जाता, या फिर अपने मन अनुसार पुलिस को घुमाया जाता है। सर पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या सेंटर गवर्नमेंट को सौंप देनी चाहिए पुलिस? सर
फेडरल भारत की स्कीम के अनुसार, साथ में इतनी डाइवर्सिटी के अनुसार और साथ में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी, ये मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज नहीं होगी, नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वी हैव वेरी डिफरेंट चैलेंज इन एवरी स्टेट। जैसे अगर अपराध जो हो रहा है दिल्ली एनसीआर उसके राज्यों के आसपास, वो जमीनों को लेके ज्यादा हो रहा है या साइबर क्राइम हो रहा है, पर वो अपराध का तरीका बिल्कुल नक्सल इलाके में अलग है, या अपराध का तरीका जो बांग्लादेश बॉर्डर, त्रिपुरा बॉर्डर है वहां पर अलग है, या फिर महाराष्ट्र में जो हो रहा है, तो उसको लोकलाइज लेवल पे, डिसेंट्रलाइज लेवल पे भी सॉल्व करना ज्यादा सही है। साथ में जो नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो नई ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी ये कहती हैं कि डायनेमिज्म को देखते हुए आपको रिस्पॉन्ड करना है। सो आई बिलीव लेट द पुलिस बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, बट अ बेटर कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एंड सेंटर वुड yield the results। एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं आप देखते हैं जो कि होना ही चाहिए? सर, हम आज के दौर में हैं और वेरी रिसेंटली हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ही नए नए आईपीएस आईएएस ऑफिसर ऐसे चुंगलों में फंस जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी पब्लिक सर्विस के हिसाब से सही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, दो रादर। वेरी रिसेंटली राजस्थान में एक ब्राउल हुआ, किसी की पार्टी हो रही थी, एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर का मुद्दा उछला। या फिर तमिलनाडु में थोड़े दिन पहले एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने ये आरोप लगा उन पे कि एक व्यक्ति का दांत तोड़ दिया। सो ये जो चीजें हैं ये तभी हो सकती हैं कि व्हेन यू हैव अ वेरी इंटीग्रल पर्सनालिटी। आप वैल्यू सिस्टम, पब्लिक सर्विस की वैल्यू सिस्टम क्या समझते हैं या नहीं, क्योंकि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पावर, एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। सो बेहतर इंसान होना और ये समझना, जो अभी सिविल सर्विसेज डे पे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यू हैव टू गो एंड सर्व पीपल, नाउ द एरा इज ओवर दैट पीपल वुड कम टू यू। सो ये है इनिशिएटिव लेने की आदत, लोगों के पास जाने की आदत, जो दायरा है सरकार के बीच में और ब्यूरोक्रेसी में उसको पाटना, उसको खत्म करना। और जर्नल साइंस में देखा जाए तो हम बोलते ही हैं कि ऑब्जेक्टिविटी से डिसीजन लेना, इम्पार्शियलिटी से डिसीजन लेना, क्योंकि आप केवल अधिकारी नहीं हैं, आप सरकार का प्रतिनिधि कर रहे हैं और सरकार की लेजिटिमेसी आपके व्यवहार से तय होती है और लेजिटिमेसी से डेवलपमेंट को बल मिलता है। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जब हो जाती है तो उसकी बातें लोग मानते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था उन्होंने, और पब एड के पेपर में सवाल भी आई थिंक आ चुका है इस पर। यस सर, आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट गवर्नेंस एक्चुअली मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है? सर, जो गवर्नमेंट है और गवर्नेंस है वो डिस्कोर्सेज में लगातार हम देख रहे हैं कि जब गवर्नमेंट अकेली ऐसी बॉडी, मोनोपोलिस्टिक बॉडी के रूप में फेल हो गई तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। सो जब हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत हैं और लोगों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हम गवर्नमेंट एरा में रहेंगे। सो गवर्नेंस एरा इज अबाउट ब्रिंगिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्टर्स, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, एनजीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, पीपल मूवमेंट हो। सो जो मैक्सिमम गवर्नेंस है वो क्या अभी कर पा रही है? तो हाँ, बेहतरी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं 73rd 74th अमेंडमेंट ही है, वहां पर अब लोग ग्राम सभा में जाते हैं, अपने प्रधानों से क्वेश्चन करते हैं, ये एक एस्पेक्ट। या फिर आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में जो एक कॉलोनियल एटीट्यूड था उसको कम करना और ब्यूरोक्रेसी को अपने कॉन्फाइनमेंट ऑफ आइवरी टावर ऑफिस से बाहर लाना, लोगों के पास जाना, ई गवर्नेंस के द्वारा लोगों तक सरकार की नीतियां पहुंचाना, ये सारे ही एस्पेक्ट गवर्नेंस के हैं। कर पा रही है सरकार। और आप देख रहे हैं रीसेंट टाइम्स में बहुत सारा डेवलपमेंट भारत में हुआ है और वो रिफ्लेक्शन भी होता है जब हम देखते हैं बहुत सारी इंडाइसेस में बेटर रैंकिंग आती है। चाहे आप नीति आयोग के प्रयास देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंडेक्सेस बन रही हैं, स्टेट लेवल पे इंडेक्सेस बन रही हैं। गुड गवर्नेंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नापना और उसमें प्रशासन शासन की नीतियां कैसी रही। सो आई बिलीव थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक सर। सर, देश में भ्रष्टाचार पे कई नेताओं ने काफ़ी बातें कही हैं कि हम ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं तो नीचे तक काफ़ी पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। करप्शन का क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? सर,
करप्शन के वैसे जब हम पढ़ते हैं तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं। जी। टॉप डाउन में तो है जैसे हमने सीवीसी बना लिया, विजिलेंस कमीशन बना लिया, सीबीआई है, और विजिलेंस अधिकारी प्रत्येक पीएसयू में या डिपार्टमेंट लेवल पे भी होते हैं। पर हम ये पाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस जो पब्लिक प्रेशर है वो ना आए साथ में, तो हम नहीं कर पाते हैं करप्शन को कम। भारत में हमने पब्लिक मूवमेंट के थ्रू भी चीजें को होते हुए देखा है, जैसे आरटीआई है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, लोगों का प्रयास, या फिर आज अगर हम देखें जो सरकार आपके द्वार आ रही है, वहां पर लोगों की अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है करप्शन को कम करने के लिए। हैविंग सेड दैट, जो ये भी एक सर 100% करप्शन शायद कभी पूरा हो नहीं सकता खत्म। अगर हम चाणक्य नीति में बात करें, अर्थशास्त्र में बात करें, सो या तो हम स्पाई ओवर स्पाई एंड स्पाई ओवर स्पाई की बात करें, या फिर हम पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू उसको कम करें, क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स उस तरह से करप्शन कर लेते हैं जैसे मछली पानी में रह के पानी पी लेती है। सो यू विल नेवर कम टू नो। Even in the Western world, there is corruption. But having said that, people participation and top-down approach also we need. Then courts, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका एडजुडिकेशन का प्रोसेस है उसमें जल्दी सजाएं मिलेंगी। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनके द्वारा करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर रेंट सीकिंग बिहेवियर, किकबैक्स, आई डोंट थिंक इन एनी गवर्नमेंट 100% जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने जब सरकार को प्रोजेक्ट किया कि ये राजा ऐसा होना चाहिए या प्रशासन ऐसी होनी चाहिए, तो वो कौन सी मूलभूत सबसे फंडामेंटल स्पेशलिटी या फीचर कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए जो प्रशासन में होनी चाहिए आचार्य चाणक्य के हिसाब से? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल लाइज द वेलफेयर ऑफ द किंग। एब्सोल्युटली ट्रू। और अगर आप देखेंगे तो आचार्य चाणक्य में जो मौर्यन साम्राज्य था उसमें ही धम्म की स्थापना करी, और अशोक आए और उन्होंने पिलर्स बनाए और स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए। तो वो जो लिखा गया है वो ही, जिसको हम गुड गवर्नेंस या सिटीजन चार्टर से भी जोड़ सकते हैं, उनको अगर प्रशासन और शासक अपने अंदर निहित करें तो वो ही गुड गवर्नेंस होगा। सो इसमें है कि लोगों के लिए काम करना, सेल्फ को सबसे पहले ना रखना बल्कि पब्लिक सर्विस को सबसे पहले रखना, और जिनके लिए आप काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज हैं, सो दे आर नॉट ऑफ मिलिट्री नेचर। And when we use civil term, it is also that your conduct is also very civil in nature. So लोगों के प्रति जो भावना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ होती है या हमारी कल्चरल इथोस से ड्रॉ होती है या फिर जो कंटिजेंसी के हिसाब से है, और इंडियन ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, साथ में अप्रिशिएट भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म इसलिए कि हम ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द रीजन व्हाई वी वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस इन द सोशलिस्ट एरा काइंड ऑफ। सो पोस्ट एलपीजी हमने देखा है कि चीजें बदली हैं। साथ में अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है, इफ यू विल सी द सिक्योरिटी सिनेरियो नियर बाय इंडिया, बीट म्यांमार, बीट बांग्लादेश, और इन रिसेंट टाइम बीट श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, relatively we are well off. There is a sense of law and order in this country. People wants to invest in this country. FDI is coming. Promising है हमारा भविष्य। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी ने बहुत हद तक इम्पार्शियल भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट इंडिया के स्टील फ्रेम बन के रहेंगे। कितना मजबूत है स्टील फ्रेम? वेल सर, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते ही रहते हैं दैट स्टील फ्रेम इज लीकिंग और उसमें जंग लग गया है। पर अगर आप देखें कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सहारनपुर जैसा जिला है, वहां पर सर 40 लाख के करीब जनसंख्या। आपको अगर उस जनसंख्या को संभालना है तो कौन कर पा रहा है ये काम? ऑब्वियसली आप कंपेयर करें कि 6 करोड़ से थोड़ी ज्यादा जनसंख्या है यूके की एज अ देश की, वहां पर भी बहुत समस्याएं हैं। यहां पर 140 करोड़ लोग। It is this steel frame that still holding the contours, holding the framework of this country. तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे कोविड-19 में आप सर देखें, क्योंकि मैंने वो ग्राउंड पे होते हुए देखा है। आई वेंट टू कलेक्ट्रेट इन सहारनपुर, तो वहाँ पर ढेर लगा हुआ था छोटे छोटे पैकेट्स का, जिसमें 1 लीटर तेल, नमक की थैली, 2-4 किलो आलू। सर ये काम और कोई नहीं कर रहा था, लोग अपने घरों में थे। पुलिस प्रशासन सड़कों पे था और उनको परेशान करने के लिए लोग थे, तो उनको कुकड़ू को बनाया या मुर्गा भी बनाया कई बार।
सो दैट इज द पब्लिक सर्विस, और वो सिविल सर्विसेज ही कर सकता है। और तो लोग घरों में ही थे सर, हम सब भी घरों में छुपे हुए थे, राइट। सर आईएएस और पीसीएस में क्या फर्क है? जैसे हम बात करते हैं डीएम साहब आईएएस अधिकारी बनते हैं, पर डीएम साहब अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकते। उनके सहयोग के लिए अनेक स्तरों पे, लेवल्स पे शासन प्रशासन ने क्या दिया है, सर्विसेज दी हैं। सो पीसीएस जो है वो आपकी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, जो राज्य स्तरों पे है। अब क्योंकि हर राज्य की जो समस्याएं हैं, लोगों का जो जायका है वो भी अलग है, सो वी नीड टू हैव पीपल फ्रॉम दैट स्टेट ऑल्सो विच कैन वर्क इन टेंडम विद द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज हमारी सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी। सो अगर आप डेवलपमेंट के केस में देखें, सो सबसे जिला स्तर पे आपको डीडीओ और सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर देखने को मिलेंगे। फिर बीडीओ का बड़ा रोल है, और बीडीओ के नीचे एडीओ आते हैं। एडीओ कोऑपरेटिव है, एडीओ पंचायत है, वो पंचायतों के साथ छोटी छोटी समस्याएं, जो नालियों का निर्माण या आपका सड़कों का निर्माण, जिसको एक हिंदी में टर्म यूज होता है, हिंदी हार्टलैंड वाले समझेंगे, खड़ंजों का निर्माण, ईंटों के बने हुए, सो स्ट्रीट लाइटनिंग। अब डीएम सर कैनॉट डू एवरीथिंग, सो ही नीड्स हिज पीपल एंड स्टेट ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स दैट पीपल। फिर उसके नीचे भी जो बिल्कुल जो कि एक टर्म है स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, वहां पर भी लोगों की आवश्यकता है। तो हम जो छोटे एग्जाम जिन्हें बहुत बोल सकते हैं, वनडे एग्जाम्स के थ्रू लेखपाल आते हैं, कानून गो आते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो ये कहूंगा कि 95% काम वो ही करते हैं। ऊपर तो सारे सुपरविजरी हैं। जैसे डीएम साहब को अगर कुछ अधिकार हैं, जैसे किसी गांव का नक्शा बदलना है तो डीएम साहब के पास जाएंगे, या फिर एप्लीकेशन दे दी कि हमें लाइसेंस चाहिए गन का या बार का, पब का, होटल्स का, ऐसे जरूर हैं। पर डीएम सर इज नॉट गोइंग इनटू विलेजेस, दे आर दीज स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो बहुत योगदान करते हैं, और यही हैंड्स एंड फिंगर्स हैं डीएम सर के। सो डीएम कमिंग फ्रॉम यूपीएससी, एसडीएम्स, बीडीओज, डीएसपी कमिंग फ्रॉम स्टेट सर्विसेज, एंड अनदर कैटेगरी ग्रुप सी ऑफिसर्स, सो ऑल आर नीडेड सर। सर ब्यूरोक्रेट्स आजकल इंस्टाग्रामर बनते जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो सर क्या ये ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है? सर एक तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो सरकार और ऑफिसर्स लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटरी एडहेसिव मैकेनिज्म, दैट इज पॉजिटिव। हैविंग सेड दैट, in recent times there have been some controversies also, so let me tell you, there was one officer who was from Rajasthan cadre and posted and went to as a observer in चुनाव ड्यूटी, और उनके कुछ चित्र खिंचवाने के लहजे से इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐतराज हुआ, उनको वापस भेज दिया गया। या फिर और मुद्दों पे हमने देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और ब्यूरोक्रेसी से ही ऐसी चीजें आई हैं जो विरोध करती हैं, जो कि कंडक्ट रूल के अनुसार आप कर नहीं सकते गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज। या फिर तमिलनाडु में हमने देखा कि 2 महिला बड़ी अधिकारी ट्विटर पे स्पैट। सो ये बहुत ही बैलेंस करके चलने वाली चीज है, क्योंकि आप एक तरीके से क्रेडिबिलिटी हिट होती है और इंस्टीट्यूशनल जो आपकी इमेज है वो भी डाइल्यूट हो सकती है। सो इसको at the same time people have this right to express themselves, so government should not definitely stop altogether, but a framework is needed, better training is needed. सर जितना मैंने सुना, जितना मैंने आपसे समझा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा डायनामिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है उसी को सवाल बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको थ्योरी और उन थ्योरी देने वालों के बारे में जानकारी देनी होगी। यस सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि जैसे डीएम साहब रोज अखबार पढ़ने से अपना दिन शुरू करते हैं, तो ये भी अखबार पढ़ने से अपना दिन शुरू करें। साथ में बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, डायनेमिक है, आपको वो ही करना है ग्राउंड पे जाके जो आप पढ़ेंगे। सो अपनी करंट के नॉलेज को थ्योरी के नॉलेज से साथ में लाएं। साथ में 300 नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमारा प्रयास ही रहता है कि किताबों से इतर जो चीज़ें हैं, चाहे ईपीडब्ल्यू है, आईआईपीए के जर्नल्स हैं, या फिर जो भी डायनेमिक चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है उनको इनकॉर्पोरेट करें। सो अगर ये सब स्टूडेंट भी कर पाएंगे, सो दे विल स्कोर वेरी गुड एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो आपके अगर कोर्स में एडमिशन लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, आप जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, वो कवर कराएंगे? यस डेफिनेटली सर, जब भी हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं, सो आई ऑलवेज कोट, इवन रादर आई
try to open those links also. And with since we all are connected with student, I do share those links. Okay. Newspaper links or reports link that we talked this in lecture and I found another article on this. Just go through it. Even once you go through it, you know कि आप लिख देंगे उसको एग्जाम में. So ये सर हम प्रयास करते हैं. तो स्टडी IQ का जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है वो बच्चों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा. जी बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन है एंड द बक स्टॉप्स ओवर हियर with everything that we are providing and test series, handwritten note, crux note. Yes. और अगर आपसे डाउट्स पूछने हो डाउट्स भी पूछ पाएंगे. Yes, I am also connected with student. एक तो डाउट हम अपने सेशंस में ही कवर करते हैं लाइव क्लासेस में. Yes, and apart from that, if anyone comes across any word or any document which they are not able to understand, they send me on Instagram or Telegram, so I respond. मतलब आप कनेक्टेड रहते हैं. Yes. सर बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जानकर और शुक्रिया आपने हमें समय दिया, स्टूडेंट्स को इतना एनलाइटन किया, प्रैक्टिकल बातों पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी. स्टडी IQ की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा. एंड स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को जितना GS को इम्पोर्टेंस देते हैं ऑप्शनल को भी उतना इम्पोर्टेंस दीजिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए अपने UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाने में और खुद के सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में. थैंक यू फ्रॉम द टीम स्टडी IQ. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.